बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। आप दोस्तों के कुछ सवालात आए हुए थे इमिग्रेशन के हवाले से। जो भी लेटेस्ट, नंबर वन तो ये है कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है मैं कोशिश करता होता हूं कि मैं आपको इस चैनल के थ्रू जो है आप तक अवेयरनेस जो है वो मैं पहुंचा सकूं। सेकंड ये है कि यहाँ पे मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैं शेयर करता हूँ। और वो भी जो बहुत से दोस्त पूछते हैं जैसे कि जी मेरा स्पाउस वीज़ा पेंडिंग है, उस पर कितना टाइम लगेगा। फिर आप लोग पूछते हैं मेरा स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, उस पर कितना टाइम लगेगा। मैंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था या मैंने डिपेंडेंट वीज़ा, उस पर कितना टाइम लगेगा। ये जो टाइम के हवाले से आप लोगों के सवालात होते हैं ना, देखिए उसमें हमने आपको एवरेज टाइम बताना होता है जो हमें होम ऑफिस की जानिब से बताया जाता है कि जी कि ये हमारा एवरेज टाइम है। लेकिन हर केस में हर केस का टाइम जो होता है वो डिफरेंट होता है, ये भी ज़हन में रखा करें। बहुत से केसेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेक्शन में चले जाते हैं, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। और वो बहुत से जो दोस्त हैं वो अक्सर जो है वो कहते हैं जी कि फ़लाँ के केस को 4 महीने लगे, मेरे केस को 6 महीने हो गए, 6 मंथ्स हो गए, मेरा अभी तक जवाब नहीं आ रहा। सो इसलिए चूँकि मैंने आपकी फ़ाइल देखी नहीं होती, सो इसलिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं प्रेडिक्ट कर सकूं। मैं कोई नजूमी तो हूं नहीं कि जी कि मैं आप मुझसे सिर्फ सवाल करें तो मैं विदाउट नोइंग योर फाइल जो है मैं ऐसे ही कोई लोटा घुमाऊं और मैं आपको बताऊं कि जी कि आपके केस में अब कहाँ तक आपका केस पहुंचा है या आपके केस में क्या बनेगा। मैं वकील हूँ, मेरा काम यह है कि मैं आपकी फ़ाइल देख के फिर मैं आपको जो है आपको लीगल एडवाइस जो है वो दे सकूं जो है। चलिए, पहला सवाल ये किसी ने पूछा है जी कि हेल्थ IHS के हवाले से उनका सवाल है। उन्होंने कहा जी कि मैं यूके का मेरा वीज़ा लग गया था, मैं यूके गया, उसके बाद ये है कि मैं वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो था मैं वापस आ गया, लेकिन मैंने जो IHS के चार्जेस थे वो ऑब्वियसली मैंने पे किए हुए थे। तो क्या मैं अब IHS के चार्जेस जो हैं वो मैं रिफ़ंड करवा सकता हूँ या नहीं? सवाल वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। देखिए, इमिग्रेशन जो फ़ीस होती है वो तो नॉन रिफंडेबल होती है। जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं, सो आफ्टर द सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन एंड वो जो फिंगरप्रिंट्स आपके होते हैं, उससे पहले अगर आप उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर दें तो फिर ये है कि आप अपनी फ़ीस को जो है वो रिफ़ंड के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं तो फिर आप इमिग्रेशन की फ़ीस जो है वो रिफ़ंड नहीं करवा सकते हैं। एक तो ये हो गया। ये जो IHS के चार्जेस होते हैं, ये इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होते हैं जो टेक्निकली तौर पे वो भी नॉन रिफंडेबल होते हैं अगर आपको वीज़ा मिल जाए। अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता, आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर मतलब वो रिफ्यूज़ल आ जाती है उसमें, या वो आपको नहीं मिलता, तो फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप IHS के चार्जेस जो हैं वो मुझे वापस कर दिए जाएं। लेकिन आपके केस में ये है कि आपको वीज़ा ग्रांट हो गया, आप यूके पहुंच गया, उसके बाद अब आपने चूँकि वहाँ पे रहे नहीं हैं, आपने उनकी NHS जो है नेशनल हेल्थ सर्विस जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया। अब आप चाहते हैं कि आपके IHS के चार्जेस जो हैं वो आपको वापस मिल जाएं। आप उनको बिल्कुल आप उनको ईमेल कीजिए, रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि मैंने इतना सा वहाँ पे रहा हूँ, तो उतने आपके पैसे डिडक्ट करके बाकी आपको वो वापस कर सकते हैं। अगर तो इस तरह के केसेस जो हैं बहुत कम होते हैं। लेकिन यह है कि चूँकि हम लोग जो हैं वो रिफ़ंड को डील नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल डाल देनी चाहिए एंड लेट देम डिसाइड कि वो क्या कहते हैं। ये राइट ऑफ अबोर्ड के हवाले से किसी ने पूछा है जी कि ये जो राइट ऑफ अबोर्ड है इसका क्या मतलब है। देखिए, राइट ऑफ अबोर्ड ये होता है कि यू आर अलाउड टू लिव एंड स्टे इनसाइड द कंट्री। जो आप यूके में जो है परमानेंटली रह सकते हैं अब विदाउट एनी इमिग्रेशन कंट्रोल, जो है कि अब आपको उनसे कोई वीज़ा या एक्सटेंशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। राइट ऑफ अबोर्ड मीन कि तुसी हुण पक्के पक्के इत्थे रहन लग पे हो, तुसी इत्थों दे ब्रिटिश हो गए हो, तुसी नेशनल हो गए हो, दैट्स कॉल्ड अ राइट ऑफ अबोर्ड जो है। और राइट ऑफ अबोर्ड की जो एप्लीकेशन होती है वो तकरीबन जो उसमें हर एप्लीकेशन का डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन जो इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं राइट ऑफ अबोर्ड की जो है वो 4 to 6 वीक्स जो है उसमें वो कोशिश करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड कर दें। लेकिन चूँकि बैकलॉग होती है सम टाइम जो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन को 8 वीक्स भी लग गए हैं तो फिर आप फिर भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। सो एक और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है किसी का। उन्होंने कहा जी कि किसी की अगर जॉब ना हो, तो आज बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के मज़ाहिया किस्म के भी सवालात आए हुए हैं। अब ये वाला सवाल जो था, अब इसका मैं क्या जवाब दूँ उन्हें। उन्होंने कहा जी कि किसी की जॉब अगर ना हो तो कोई हल है?
देखिए अगर जॉब नहीं है तो इसका क्या हल है, जॉब तलाश कीजिए और क्या हल है। सेकंड ये है कि उन्होंने लिखा है जी हम फ़ीस पे करने को तैयार हैं, तो क्या वकील साहब जॉब दिलवा सकते हैं? भाई वकील साहब तो सिर्फ केस ही लड़ सकते हैं ना जी। वकील जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी थोड़ी है कि वो आपको कोई जॉब ढूंढ के देंगे या कुछ ऐसा है। वकीलों का काम ये है कि वो आपके केसेस जो हैं वो लड़ें। बहरहाल बहुत से लोग कहते रहते हैं कि जी के फ़लाँ मुख्तलिफ़ वकील जो हैं या बाकी जो हैं वो ये जो डिफरेंट किस्म के वीज़ाज़ हैं उसमें भी हेल्प कर देते हैं, या स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, या ये जो क्लाइंट वाले ये जो डिफरेंट किस्म के वीज़ा हैं। बहरहाल मेरे पास तो कोई इस तरह के ना कोई जॉब्स हैं जी, ना कोई मेरे पास हल है। मैं एक वकील हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है लीगल सर्विसेज अगर आपको चाहिए हुआ करें तो फिर आप मुझसे रब्ता करें, यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी किसी काम में जो है ना मैं ना मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना मैं उसमें मैं कोई मदद कर सकता हूँ आपकी, ना मेरा कोई जानने वाला है जो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा दे, ना ही मेरे पास कोई इतने तल्लुकात हैं कि मैं आपको कहीं पे जॉब लगवा सकूं। मैं वकील हूं, मेरे पास जो है सिर्फ लीगल सर्विसेज के लिए आप यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको कोई कानूनी मदद चाहिए हो तो मेरे पास आप तशरीफ़ लाइए जी। अच्छा जी, ये किसी ने कहा जी कि मेरा जो स्टेटस है, जो मेरा वीज़ा जो है वो मैंने अप्लाई किया, उसके बाद जो मेरा कार्ड मुझे इशू हुआ है वो उसके ऊपर डेट जो है वो 2024 की लिखी है, तो क्या मेरा वीज़ा जो है वो उसी वक्त तक 2024 तक वैलिड है या उसके बाद है? देखिए ये जो BRP कार्ड अब फ़िलहाल जो इशू किए जा रहे हैं उसकी डेडलाइन जो है वो 2024 इसलिए आ रही है कि चूँकि आफ्टर 2024 जो है वो कुछ सिस्टम में कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जी जब आप कंट्री से इन आउट करें तो वो फिंगरप्रिंट्स जो हैं बायोमेट्रिक जो है वो उस तरह का कोई सिस्टम उनके जहनों में है कि वो प्रपोजल में है कि वो आप थंब लगाएंगे और वो एंट्री जो हो सके। सो लेट्स सी कि अभी 24 के बाद क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जिन लोगों के भी जो BRP कार्ड हैं वो 2024 तक के अगर वैलिड हैं तो उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो जो है, जैसे सारी दुनिया चलेगी वैसे हम लोग भी सारे वैसे ही चलेंगे। अच्छा, ये मेरी किसी बहन का सवाल है, उन्होंने कहा जी कि मेरी बेटी जो है वो बीमार है और UK जो है वो इलाज के लिए जाना चाहती हैं बेटी को लेके, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए नंबर एक तो ये है कि वेरी सैड कि जी आपकी बेटी जो है वो बीमार हैं और वो सिक हैं, आप उनका ट्रीटमेंट करना चाह रही हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले तो उनको शफा दे और आपको जो है वो उनकी बेटी का इलाज कराने की हिम्मत दे। सेकंड ये है कि ये जो UK में इलाज का जो सिलसिला है, जो इसको मेडिकल वीज़ा जो है वो कहा जाता है, अगर आप अपनी बेटी को UK में मेडिकल वीज़ा के ऊपर लाना चाहती हैं तो उसके लिए ये है कि आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री जो है बेटी की, जो MBBS डॉक्टर्स की हों, जो हॉस्पिटल्स की हों। अच्छा, इसमें बहुत से लोगों के जहनों में ये होता है कि जी कि क्या उनका वहाँ पे इलाज नहीं है जो आप उनको UK में इलाज के लिए लाना चाह रही हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि एक तो ये है कि अपनी एप्लीकेशन जब भी आप करें, वैसे तो किसी वकील के थ्रू करवाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आप खुद से भी करती हैं तो उसमें सॉलिड किस्म की चीज़ें डालिए। इसमें लाजमी ये नहीं होता कि जी कि आप लेट्स से आप जौन से भी कंट्री से हैं कि जी वहाँ पे इलाज नहीं है तो शायद आप इसलिए UK आ रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप अफोर्ड करती हैं, बहुत से केसेस में देखिए, अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान में भी उनके पास पैसे भी थे, हॉस्पिटल्स भी हैं, इलाज उन्होंने नहीं करवाया, वो इलाज करवाने UK में आ गए। इसका मतलब है कि कोई पाबंदी नहीं है, अगर कोई अफोर्ड करता है तो वो कहीं पर भी इलाज करवा सकता है। अगर आप उनकी मेडिकल हिस्ट्री है और अगर आपके पास अफोर्ड करती हैं तो आप मेडिकल उनका वीज़ा अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपको NHS की आप मदद नहीं ले सकती हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस जो है वो उसकी बजाय आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे आपको एप्लीकेशन दीजिए कि जी ये मेरी बेटी का ये मैंने इलाज करवाना है, वो आपको एडमिशन देंगे कि जी बिल्कुल आप इलाज करवा सकती हैं। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। तो अगर आप फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है जी। अच्छा, ये एक और किसी का सवाल था मेरी किसी बहन का, उन्होंने कहा जी कि इनसाइड कंट्री और आउटसाइड कंट्री जो है, इनसाइड वीज़ा जो अप्लाई होता है या आउटसाइड UK जो होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें फ़र्क क्या है? और उन्होंने लिखा है जी कि उनके हस्बैंड जो है शायद वो ब्रैडफर्ड में होते हैं तो वो वीज़ा अप्लाई करना चाह रही हैं। देखिए ब्रैडफर्ड में होते हैं, वो मेरे टाउन से हैं, मेरे सिटी से हैं, हमारा ऑफिस भी ब्रैडफर्ड में है, वो मोस्ट वेलकम है अगर वो हमारे पास आना चाहें तो। लेकिन ये जो इनसाइड और आउटसाइड का मतलब ये है कि
जो लोग जब जैसे अब आप आउटसाइड दी कंट्री रहती हैं, पाकिस्तान, आप यूके से बाहर हैं, आप पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे हैं, जब आप एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन तो ऑनलाइन होती है, चाहे वो आप वो क्या कहते हैं बेडरूम में बैठ के एप्लीकेशन दें, टॉयलेट में बैठ के एप्लीकेशन दें, या कहीं ऑफिस में बैठ के दें, ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटर का ज़माना है आजकल, वो आपने ऑनलाइन ही, वकीलों ने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होती है, सो टेक्निकली वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इनसाइड दी कंट्री और आउटसाइड दी कंट्री, अगर कोई बंदा यूके में नहीं रहता, वो बाहर किसी और कंट्री में रहता है, वहाँ से जो है जब पासपोर्ट जहाँ से सबमिट करते हैं उसको आउटसाइड दी कंट्री एप्लीकेशन कहा जाता है। और जो बंदा जब यूके में आ जाता है, यूके के अंदर रहता होता है, जैसे कोई स्टूडेंट है या जैसे कोई और वीज़ा पे है, और वो यूके से अंदर रहते हुए किसी और वीज़ा में जब कन्वर्ट होता है तो उसको इनसाइड दी कंट्री एप्लीकेशन कहा जाता है। सो ये बेसिकली फ़र्क है कि यूके के अंदर रहते हुए एप्लीकेशन को फाइल करना या यूके से बाहर रहते हुए एप्लीकेशन को फाइल करना। लेकिन दोनों कंडीशन में एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन होती है, वो जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए, ऑब्वियसली लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आप करना चाह रही होती हैं, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है। ये इसमें मेजर डिफरेंस ये आ जाता है। सो और ये डिवोर्स के हवाले से किसी का सवाल था, मैं डिवोर्स को ऐसा जितना फुली मैं डील नहीं करता हूँ, मेरे बाकी कोलीग्स डील करते हैं, मैं सिर्फ इमिग्रेशन मैटर्स को मैं हैंडल करता हूँ। तो ये इन्होंने कहा था जी कि क्या सेम घर में रहते हुए जो है वो डिवोर्स फाइल की जा सकती है। देखिए, इसमें बेसिक सा जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि सेम घर में रहते हुए से मुराद ये होता है कि बहुत से घर जो होते हैं वो बड़े होते हैं या वो सेपरेटली आप उसमें रह रहे होते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपका रिलेशनशिप बेसिकली उसमें बताना होता है कि आपका जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रही हैं उससे पहले जो है वो आपका रिलेशनशिप जो है वो आपने ख़त्म हो गया हुआ है, सो आपका कनेक्शन अब आपस में नहीं रहा, तो फिर आपको एप्लीकेशन करनी होती है कि आपकी मैरिज जो है हैज़ बीन ब्रोकन डाउन, जिसको कहेंगे, शादी आपकी पहले से टूट चुकी होती है। सो इसके लिए आपने एप्लीकेशन जो है वो फिर आप डिवोर्स की जो है वो फाइल करती हैं। अच्छा, ये सवाल है जी कि फ़ादर जो हैं वो डॉक्टर हैं और क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं। देखिए, स्पॉन्सर से मुराद ये है कि अगर तो आप विज़िट पे उनके पास आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने फ़ादर जो हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पक्का वीज़ा जिसको कहते हैं परमानेंट वीज़े के ऊपर आप आना चाहते हैं, तो अगर आपके फ़ादर ब्रिटिश हैं और आप अंडर 18 हैं, तो फिर वो डिपेंड करेगा कि आप जो हैं पैदा तब हुए जब आपके फादर के पास नेशनैलिटी थी, उसके बाद आप पैदा हुए हैं, या आप उससे पहले पैदा हुए हैं। सो ये टेक्निकल किस्म के सवालात हैं। सो यहाँ पे मैं आपको जवाब डिटेल में दूंगा तो आपको मैं कंफ्यूज कर दूंगा। सो बेसिक आंसर इज़ कि अगर आप विज़िट पे आना चाहें तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई और आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप अपनी लीगल एडवाइस जो है वो ले लीजिए। ये फ्यांसी वीज़ा के हवाले से क्वेश्चन है जी कि फ्यांसी वीज़ा पर BRP मिलता है या वीज़ा फ्यांसी वीज़ा जो है कन्वर्ट होने के बाद जब आप स्पाउस वीज़ा पे स्विच हो जाते हैं तब मिलता है। देखिए, फ्यांसी वीज़ा के बाद जब आप कन्वर्ट हो जाएंगे, आप उस पर जो है स्पाउस वीज़ा के ऊपर से जब आ जाएंगे, फिर आपको BRP कार्ड मिलेगा। और जब आप फ्यांसी वीज़ा पे होते हैं, आपको विदिन 6 मंथ जो है 6 माह के अंदर अंदर आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करना आपके लिए लाजमी है। विदिन 6 मंथ मैरिज को रजिस्टर्ड करने के बाद आपको दोबारा से एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। सो आफ्टर गिविंग दोबारा एप्लीकेशन, फिर आपको इमिग्रेशन की फ़ीस जो है वो दोबारा से पे करनी पड़ती है, और उसके बाद फ़ीसें वगैरह पे करने के बाद आप स्पाउस वीज़ा के ऊपर इनसाइड दी कंट्री स्विच कर जाएंगे। स्विचिंग के बाद फिर आपको BRP कार्ड जो है वो मिलेगा। असाइलम का सवाल उन्होंने कहा जी कि असाइलम अगर ओके हो जाए तो क्या वर्क अलाउड होता है। द आंसर इज़ यस। जब आपका असाइलम अलाउड हो जाता है आपको, तो फिर आप बिल्कुल जो है वो आपको काम की परमिशन होती है। लेकिन यह है कि अगर आपको बेनिफिट्स वगैरह लेना चाहें तो बिल्कुल आप बेनिफिट भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका असाइलम पेंडिंग हो और आप को फाइनेंशियली दिक्कत हो, तो फिर आप नेशनल असाइलम सीकर जो सपोर्ट होती है, नैस सपोर्ट जिसको कहते हैं, आप उसके लिए भी उनकी मदद जो है वो मांग सकते हैं जी। अच्छा जी, ये थे जी आज के सवालात जो जिसका मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपको देनी थी। और आज की वीडियो से जाते जाते मैं आपको यही कहूँगा, मुझसे मिलना चाहें, ब्रैडफर्ड में ऑफिस है, बिल्कुल तशरीफ़ लाइए। आप नहीं आ सकते हैं तो लेकिन हम इमिग्रेशन सर्विस नेशन वाइड पूरे यूके से और आउटसाइड दी कंट्री वर्ल्ड वाइड जो है बिल्कुल हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप फेस टाइम के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर, फ़ोन कंसल्टेशन, जिस तरह भी आपको कन्वीनियंट है आप हमसे रब्ता करके एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन हमारा ऑफिस जो है वो एडवाइस के जो है
वो फ़ीस चार्ज करता है। हम कंसल्टेशन के फ़ीस चार्ज करते हैं, फ्री एडवाइस नहीं देते हैं। सो आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़ जी, बाय।